हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सपना। आज ऑडिटिंग का थर्ड पार्ट है और आज हम सीखने वाले हैं ऑडिटर की राइट्स, ड्यूटीज़ एंड उसकी लायबिलिटीज़। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसे देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर। सबसे पहले बात करते हैं राइट्स की। तो देखिए, पावर और राइट्स ऑफ एन ऑडिटर, यहाँ पर हमारे पास 11 पावर्स हैं जो हमने पढ़नी है। सबसे पहले हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो पहली पावर है राइट टू एक्सेस बुक्स एंड वाउचर्स। देखिए, ऑडिटर के पास ये पावर होती है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो भी वाउचर्स हैं, वो कंपनी के कभी भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये उसका पहला राइट होता है, टू एक्सेस बुक ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ द कंपनी एट ऑल टाइम्स। अच्छा, यहाँ पे एट ऑल टाइम्स का मतलब ये नहीं है कि रात के 12 बजे हुए हैं और आप जाके उनसे उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग रहे हो और वो आपको दे, नहीं। एट ऑल टाइम्स का क्या मतलब है कि जो भी बिजनेस आवर्स है उसके अंदर ऑडिटर का ये राइट है कि वो हर एक बुक ऑफ अकाउंट्स या फिर वाउचर्स को आपसे एसेस कर सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। तो ऑडिटर का ये राइट होता है कि जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन की उसको ज़रूरत है आप उसे प्रोवाइड करें। जो भी एक्सप्लेनेशन वो आपसे मांग रहा है आपको उसे देना है, ये उसका राइट है ताकि वो ठीक से अपने काम को कर सके। थर्ड आता है राइट टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। एट द एंड, जब पूरी ऑडिटिंग होने के बाद ऑडिटर एक रिपोर्ट तैयार करता है तो वहाँ पर ऑडिटर के साइन अपॉइंट किए जाते हैं, वहाँ पे ऑडिटर को साइन करना होता है। तो वो उसका राइट होता है कि वो अपनी रिपोर्ट को साइन करे। और साथ ही साथ कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पर ऑडिटर का सिग्नेचर होना ज़रूरी है तो वहाँ पर भी उसको साइन करना ऑडिटर का राइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट टू रिसीव नोटिसेस एंड अटेंड जनरल मीटिंग्स। तो यहाँ पर ऑडिटर का ये राइट होता है कि जो भी जनरल मीटिंग्स हैं वो उसको अटेंड करें। इसके लिए आपको उसको नोटिस देना चाहिए बिफोर 21 डेज। ठीक है, मीटिंग होने के 21 डेज पहले आपको ऑडिटर को नोटिस देना पड़ेगा ताकि वो जनरल मीटिंग को अटेंड कर सके। ये उसका राइट है और जहाँ पर उसे ज़रूरत लगेगी उसे अपॉर्चुनिटी भी दी जानी चाहिए कि वो अपने जो कहना चाहता है उस पार्ट को कह सके जो भी उससे कंसर्न है। नेक्स्ट आता है राइट टू विजिट ब्रांचेस। देखिए, सारे बुक्स एंड वाउचर्स जो भी हैं उसको एक्सेस करने का राइट तो ऑडिटर के पास होता ही है। साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनकी जैसे बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं तो वो उनको भी विजिट कर सकता है अगर उसे लगता है कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो ब्रांचेस में विजिट करके ही उसे मिल सकती है। तो कोई भी अगर ब्रांचेस की इन्फॉर्मेशन है या उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं तो ऑडिटर उसको भी एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट है राइट टू गेट रेम्युनरेशन। ऑडिटर जो भी अपना काम करता है उसके बदले में आपको उसे रेम्युनरेशन देना होता है जो कि फिक्स कर दिया जाता है जनरल मीटिंग के दौरान ही। ठीक है, तो ऑडिटिंग जो वो करेगा, जो भी अपना काम परफॉर्म करेगा उसके लिए ऑडिटर अपना रेम्युनरेशन क्लेम कर सकता है, ये उसका राइट है। नेक्स्ट बात करते हैं राइट टू रिपोर्ट टू मेंबर्स कि उसने ऑडिटिंग करने के बाद जो भी चीज़ उसे पता लगी हर एक चीज़ का उसको रिपोर्ट करना है मेंबर्स को। जो भी उसने ड्यूटी अपनी परफॉर्म करी है, जो भी उसने ऑडिटिंग करी है रिगार्डिंग अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम, उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, हर एक चीज़ को उसे अपने मेंबर्स को, कंपनी के मेंबर्स को रिपोर्ट करना होता है। उसे बताना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसने अपना उनको चेक करके अपना क्या ओपिनियन दिया, वो ट्रू और फेयर पिक्चर बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन उसे मेंबर्स को देनी होगी। नेक्स्ट, राइट टू सीक लीगल एंड टेक्निकल एडवाइसेस। देखिए, ऑडिटर को हर एक चीज़ का नॉलेज है, माना कि वो बहुत एक्सपर्ट है अपने काम करने में, लेकिन फिर भी हर एक डिफरेंट टाइप की कंपनीज होती हैं। ठीक है, कोई स्टील की कंपनी है, कोई आयरन की कंपनी है, कोई दूसरी चीज़ की कंपनी है। तो हर एक चीज़ का नॉलेज होना ऑडिटर के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसे हर एक कंपनी के बारे में इस तरह का नॉलेज हो कि वहाँ पर काम कैसा होता है। तो यहाँ पर जो भी उसे लीगल और टेक्निकल एडवाइस की ज़रूरत होती है वो एक्सपर्ट से ले सकता है, ये उसका राइट है। नेक्स्ट बात करते हैं उसके राइट टू गिव सजेशंस टू द बोर्ड। कहीं पर भी अगर ऑडिटर को लगता है कि उसे कुछ ना कुछ सजेशन देना चाहिए या फिर कोई भी ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर ऑडिटर के सजेशन से वो ठीक की जा सकती हैं तो ऑडिटर अपना सजेशन दे सकता है। द बोर्ड शुड कंप्लाई विद द सजेशन मेड बाय द कंपनी ऑडिटर एंड इफ नॉट द ऑडिटर शुड रिपोर्ट द सेम टू द मेंबर्स। अगर आपको उसकी सजेशन नहीं चाहिए, अगर बोर्ड उसकी सजेशन को नहीं मानना चाहता तो ऑडिटर सीधे जाकर हर एक चीज़ का रिपोर्ट किसको दे देगा, मेंबर्स को दे देगा।
बट ऑडिटर कैन नॉट मेक चेंजेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ हिज ओन। वो खुद से चेंजेस नहीं कर सकता है जब तक कि उसको परमिशन ना हो। नेक्स्ट है राइट टू करेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट्स। अगर कहीं पर भी कोई रॉन्ग स्टेटमेंट्स है तो उसको करेक्ट करने का राइट भी किसके पास है? ऑडिटर के पास है। वो उन रॉन्ग स्टेटमेंट्स को करेक्ट कर सकता है, बट इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट एनी स्टेटमेंट बाय हिम टू दिस इफेक्ट विल नॉट रिलीव हिमसेल्फ फॉर एनी ओमिशन और इनकम्प्लीटनेस इन हिज रिपोर्ट। ठीक है, अपने रिपोर्ट में उसे हर एक चीज का बताना होगा कि उसने क्या क्या स्टेटमेंट्स को करेक्ट किया है और कहाँ कहाँ पर गलती थी जिसको उसने करेक्ट किया है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट्स को करेक्ट करने का राइट भी ऑडिटर के पास होता है। नेक्स्ट बात करते हैं राइट टू बी इंडेमनिफाइड। अगर ऑडिटर किसी भी लाइबिलिटी के लिए किसी भी लाइबिलिटी है उसके पास, यानी कि अगर सपोज आपने उसको रेम्युनरेशन देना था और आपकी लाइबिलिटी बनती है उसको रेम्युनरेशन देना, तो वो उसके लिए क्या कर सकता है? अपने आप को इंडेमनीफाई कर सकता है। उसके पास इंडेमनीफाइड होने का राइट है, मतलब कि वो क्लेम कर सकता है अपनी रेम्युनरेशन के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए। कैसे? किसी भी कंपनी के एसेट्स को वो ले सकता है, ये उसका तरीका होगा अपने आप को इंडेमनीफाई करने का। ओके, तो यहाँ पर राइट्स खत्म होते हैं और अब हम सीखेंगे ड्यूटीज़। तो ऑडिटर की जो ड्यूटीज़ है वो 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहली है स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़, नेक्स्ट आती है ड्यूटीज़ अंडर कॉमन लॉ एंड थर्ड है अदर ड्यूटीज़। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ से। तो सबसे पहले ड्यूटी होती है ड्यूटी टू रिपोर्ट टू द मेंबर्स। देखिए हमने ये राइट्स में भी पढ़ा एज वेल एज उसकी ड्यूटी भी है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर। तो उस रिपोर्ट पे उसे क्या बताना है कि जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी वो उसे मिली या नहीं, प्रॉपरली अकाउंट्स रखे गए थे या नहीं, कंपनी में जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें क्या क्या तरीके की चीज़ें उसको मिली हैं, ये सारे के सारे उसकी ड्यूटी है कि वो मेंबर्स को रिपोर्ट करे। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूटी टू इंक्वायर। देखिए ये ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो किसी भी चीज़ की इंक्वायरी कर सकता है, जैसे कि जो लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी ने दिए हैं वो सिक्योर्ड हैं या नहीं। ठीक है, ट्रांजैक्शंस जो कंपनी में हो रहे हैं वो सही से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, जो भी लोन्स एंड एडवांसेस हैं उनके डिपॉजिट सही तरीके से शो किया जा रहा है या नहीं, कोई पर्सनल एक्सपेंसेस रेवेन्यू अकाउंट में तो शो नहीं कर रहे हैं, या फिर जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंपनी के शेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, जो शेयर्स अलॉट किए जाते हैं वहाँ से जो कैश आया है या फिर जो कैश नहीं आया है, वो सारी की नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को इंक्वायर करना एक ऑडिटर की ड्यूटी होती है। नेक्स्ट बात करें ड्यूटी टू कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। देखिए कुछ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको फॉलो करते ही अपने ऑडिटर को सारा का सारा काम करना होता है, तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही काम करे। सेक्शन 143 सबसेक्शन 9, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नोटिफाई स्टैंडर्ड्स इन कंसल्टेशन विद नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इनसे कंसल्ट करके ही सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई कर सकती है, और ये सारे के सारे जो भी नोटिफाई स्टैंडर्ड्स होंगे, गवर्नमेंट shall also notify that auditor's report shall include a statement on such matters as notified। उसको अपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही अपनी ड्यूटीज़ को निभाना है, उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना है। ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। अगर ऑडिटर को लगता है कि कुछ ना कुछ फ्रॉड हो रहा है, उसे कुछ फ्रॉड नज़र आता है, तो उसकी ड्यूटी है कि वो उस चीज़ को रिपोर्ट करे इमीडिएटली। ओके, और इमीडिएटली वो किसको रिपोर्ट कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ड्यूटी टू स्टेट द रीजंस फॉर क्वालिफाइड और नेगेटिव रिपोर्ट। देखिए हमने ऑडिट ओपिनियंस पढ़े थे, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी थी, कि जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जो ऑडिटर अपना एंड में देता है, तो वहाँ पे हमने एक एडवर्स पढ़ा था, एडवर्स ओपिनियन, जो बिल्कुल नेगेटिव था, जहाँ पे पूरी जगह पर मिस्टेक्स थी और मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स थे। तो ऐसी रिपोर्ट जब आपको ऑडिटर बनाकर देता है तो ये उसकी ड्यूटी है कि साथ में उसका रीज़न भी आपको बताए कि क्यों उसने ये रिपोर्ट बनाई है। नेक्स्ट आती है ड्यूटी टू असिस्ट इन्वेस्टिगेशन। अगर कंपनी में कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो ये ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो उसको असिस्ट करे, कोई भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत अगर इन्वेस्टिगेटर को है तो वो उसको प्रोवाइड करे। नेक्स्ट है ड्यूटी टू सर्टिफाई स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट यानी कि शेयर्स अलॉटेड बाय द कंपनी, कैश रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच शेयर्स एंड एब्स्ट्रैक्ट और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द कंपनी। ये तीनों की तीनों चीज़ें एक ऑडिटर को सर्टिफाई करनी होती है अपनी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में। ये उसकी ड्यूटी होती है कि वो इन इंफॉर्मेशन को मेंशन करे। नेक्स्ट आता है ड्यूटी टू सर्टिफाई प्रोस्पेक्टस। हमें पता है कि हम कंपनी का एक प्रोस्पेक्टस बनाते हैं जिसमें कंपनी की डिटेल इन्फॉर्मेशन एंड सब कुछ होता है,
ठीक है। तो ये ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो चेक करे कि जो प्रोस्पेक्टस बनाया गया है वो सही है या गलत है, ठीक है। ये उसकी ड्यूटी है कि वो उस प्रोस्पेक्टस को सर्टिफाई करे। To certify a report showing statement of profit and losses and assets and liabilities of the company and its subsidiaries. The report shall also include rates of dividend paid by the company for each of 5 financial years preceding the issue of prospectus. Prospectus issue करने से पहले कंपनी को ये भी उसमें मेंशन करना है, रिपोर्ट में ये भी उसे मेंशन करना है कि पिछले 5 सालों में डिविडेंड क्या रहा है, क्या डिविडेंड का रेट रहा है, ये इन्फॉर्मेशन भी प्रोस्पेक्टस में मेंशन होनी चाहिए। उसके पास ये ड्यूटी है कि प्रोस्पेक्टस को वो सर्टिफाई करे कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो सच है और कुछ गलत नहीं है। नेक्स्ट आती है ड्यूटी टू रिपोर्ट अंडर वॉलंटरी वाइंडिंग अप। देखिए, जब कंपनी अपनी मर्जी से बंद हो रही है, व्हेन द कंपनी प्रपोजेस फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैव टू मेक अ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। उन्हें एक सॉल्वेंसी का डिक्लेरेशन देना होता है कि हमारी कंपनी सॉल्वेंट स्टेट में थी और हम अपनी इच्छा से इसको वाइंड अप कर रहे हैं। तो ऐसे केस में ऑडिटर को उनके जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होती है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, उन्हें सर्टिफाई करना होता है और ये रिपोर्ट बनानी होती है कि हाँ, उनके अकाउंट्स बिल्कुल सॉल्वेंट्स हैं और सॉल्वेंसी के ऊपर बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट आता है ड्यूटी टू प्रिजर्व वर्किंग पेपर्स। जो भी ऑडिटिंग करते टाइम ऑडिटर जो भी वर्किंग पेपर्स इकट्ठे कर रहा है, जो भी उसने नोट्स बनाए हैं, जो भी उसने रिपोर्ट तैयार की है, उन सब को उसको संभाल कर रखना और अपनी कस्टडी में रखना, ये उसकी ड्यूटी है। और जब ज़रूरत पड़े तो उसे गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, ये उसकी ड्यूटी है कि वो सारे वर्किंग पेपर्स को संभाल कर रखे और जब ज़रूरत पड़े तो वो उनको इंस्पेक्टर को असिस्ट करने में उसको हेल्प करे। अब बात आती है ड्यूटीज अंडर कॉमन लॉ। ये स्टैट्यूटरी ड्यूटीज थी जो हमने पढ़ी और अब हम पढ़ रहे हैं ड्यूटीज अंडर कॉमन लॉ। तो पहली ड्यूटी होती है ड्यूटी टू बी ऑनेस्ट एंड एक्सरसाइज प्रॉपर केयर, कि जो ऑडिटर है उसको क्या होना पड़ेगा, उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, अपने काम के प्रति उसे ऑनेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए कि जो भी वो काम कर रहा है वो अपनी ड्यूटीज के अंडर कर रहा है, बिना किसी के इन्फ्लुएंस हुए, और वो बिल्कुल सही कर रहा है। ओके, ही शुड बी केयरफुल एंड कॉशियस इन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज। अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते टाइम उसे केयरफुल रहना चाहिए। नेक्स्ट है ड्यूटी टू ऑब्टेन नॉलेज अबाउट द कंपनी। देखिए, ऑडिटर को किसी कंपनी में ऑडिटिंग करने से पहले अपना होमवर्क करके आना चाहिए, यानी कि उसे कंपनी के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। प्रॉपर नॉलेज ऑब्टेन करने के बाद ही कंपनी के बारे में उसे अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट है ड्यूटी टू परफॉर्म एडिशनल वर्क। अगर अपनी ड्यूटीज के अलावा भी कुछ एडिशनल वर्क को परफॉर्म करना चाहता है अदर देन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, तो उसे एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा इन जनरल मीटिंग या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज को या कुछ एडिशनल ड्यूटीज को परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट है ड्यूटी टू वेरीफाई एसेट्स हेल्ड बाय द कंपनी। जो भी कंपनी के पास एसेट्स हैं उन्हें ठीक से वेरीफाई करना, वैल्यूएशन करना, ये भी ऑडिटर की ड्यूटी होती है। जो हमने वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन में पढ़ा, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो ये चेक करना ऑडिटर की ड्यूटी होती है कि जो भी एसेट्स कंपनी में शो किए जा रहे हैं वो ठीक से वेरीफाइड हैं और अच्छे से वैल्यूड किए गए हैं। अब बात करते हैं अदर ड्यूटीज की। ये तीसरी टाइप है हमारा ड्यूटीज का, जिसमें 2 ड्यूटीज आती है, कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटीज और एक आती है प्रोफेशनल ड्यूटीज। देखिए, कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटीज क्या होती हैं, जब एक पर्सन यानी कि कंपनी का कोई मेंबर, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को, तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिस एग्रीमेंट के अंदर ही उसको अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है दोनों पार्टी के बीच में, उस कॉन्ट्रैक्ट को नजर रखते हुए ही सारी की सारी ड्यूटीज ऑडिटर परफॉर्म करेगा। फिर आती है प्रोफेशनल ड्यूटीज। प्रोफेशनल ड्यूटीज होती हैं कि जो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में जो एथिक्स की बात की गई है कि एक ऑडिटर को क्या क्या एथिक्स को ऑब्जर्व करते हुए अपना काम करना चाहिए, उसे वो ड्यूटीज को निभाना होगा प्रोफेशनली। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में जो भी ड्यूटीज बोली गई हैं, जो भी एथिक्स बताए गए हैं, उसे फॉलो करना होगा। He should correspond with the previous auditor before accepting the assignment. किसी कंपनी के साथ असाइनमेंट एक्सेप्ट करने से पहले उसे उस कंपनी के प्रीवियस ऑडिटर से जरूर कांटेक्ट कर लेना चाहिए, ताकि वो और अच्छे से कंपनी की इंफॉर्मेशन और कंपनी के बारे में जान सके। अब आती है लाइबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर, हमारा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ऑडिटर को लेके, लाइबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर। यहाँ पर हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं, लाइक सिविल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी अंडर कंपनीज एक्ट, क्रिमिनल लाइबिलिटी अंडर पीनल कोड,
और लायबिलिटी अंडर इनकम टैक्स, लायबिलिटी फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड लायबिलिटीज टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज, ये चीज़ें हमने पढ़नी है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिविल लायबिलिटी की। देखिए सिविल लायबिलिटी क्या होती है, जब आपकी वजह से किसी को डैमेज होता है, किसी को लॉस होता है और आप उसे कंपनसेट करते हैं, ये होती है सिविल लायबिलिटी। वेयरएज क्रिमिनल लायबिलिटी होती है कि जब आप किसी लॉ को तोड़ते हैं, किसी कानून को तोड़ते हैं और उसका आप कंपनसेशन या उसकी पेनल्टी भरते हैं, तो उसे आप कहते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी। ठीक है। अब सिविल लायबिलिटी में दो लायबिलिटी है, लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कि जब आप अपनी ड्यूटी को ब्रीच करें, यानी कि जो भी आपकी ड्यूटी थी आपने उसको ठीक से परफॉर्म नहीं किया, तो यहाँ पे ऑडिटर लाइबल होगा किसी भी नेग्लिजेंस के लिए। ठीक है। देखिए ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा, ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को सही से परफॉर्म कर सके, अपने स्किल्स को ठीक से निभा पाए, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सके। लेकिन अगर यहाँ पर वो कोई भी गलती करता है जहाँ पर उसकी ड्यूटी के अलावा उसने कुछ गलत किया है, उसकी ड्यूटी ब्रीच हुई है, तो जो भी कंपनी को लॉस होगा वो कौन लाइबल होगा उसके लिए लाइबल होगा ऑडिटर। An auditor will not be liable to compensate the loss or damage if his negligence is not proved. अगर उसकी negligence prove नहीं हो पाई है तो वो liable नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसकी negligence को prove कर देते हैं तो वो liable होगा हर एक compensate और loss के लिए। नेक्स्ट आता है liability of misfinance। misfinance का मतलब होता है breach of trust। एक ऑडिटर अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है, अपनी ड्यूटीज़ के अलावा कुछ गलत तरीके से वो हर एक चीज़ को दिखा रहा है, कुछ रॉन्ग मिस स्टेटमेंट वो कर रहा है, तो यहाँ पर अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो इस केस में वो लाइबल होगा कंपनी के हर एक लॉस के लिए, हर एक डैमेज के लिए। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं लायबिलिटीज अंडर कंपनीज एक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ लायबिलिटीज हैं अंडर कंपनीज एक्ट, जैसे कि लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस होता है, अगर उसमें कुछ मिस स्टेटमेंट किया है किसने, ऑडिटर ने, तो वो लाइबल होगा हर एक उस पर्सन के लिए जिससे उसे लॉस हुआ है। एंड ऑडिटर शैल बी हेल्ड लाइबल टू कंपनसेट एवरी पर्सन हु सब्सक्राइब्स फॉर एनी शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी ऑन द फेथ ऑफ प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग एन अनट्रू स्टेटमेंट मेड बाय हिम एज एन एक्सपर्ट। क्योंकि हमने देखा था कि ड्यूटीज होती है, एक ऑडिटर की ड्यूटी होती है कि वो प्रोस्पेक्टस को सर्टिफाई करता है, लेकिन अगर उसने प्रोस्पेक्टस को गलत सर्टिफाई कर दिया, यानी कि उसमें कुछ गलत स्टेटमेंट्स को लिख दिया और उसकी वजह से लोगों ने उसमें शेयर्स और डिबेंचर्स में पैसा अपना इन्वेस्ट किया है और उनको लॉस हुआ है, तो उसके लिए कौन लाइबल होगा, उसके लिए ऑडिटर लाइबल होगा। लेकिन वो इस चीज से एस्केप हो सकता है, इस लाइबिलिटी से, अगर वो कुछ चीजें प्रूव कर दे। जैसे कि वो ये प्रूव कर दे कि जो प्रोस्पेक्टस बनाया गया था वो उसके नॉलेज में नहीं था, यानी कि उसके कंसेंट के बिना बनाया गया था। सेकंड, वो अपना कंसेंट विड्रॉ कर ले, कि अगर उसे दिखाई दिया कि कुछ चीज़ें हैं जो गलत है प्रोस्पेक्टस में और वो जानने के बाद उसने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया, तब भी वो लाइबल नहीं होगा। और थर्ड, he should have withdrawn the consent after issue of prospectus but before allotment of shares and reasonable public notice has given by him regarding this। वो withdraw कब कर सकता है अपना consent, prospectus तो issue हो गया, लेकिन अभी तक अगर shares allot नहीं हुए हैं, debentures नहीं हुए हैं, तो उससे पहले पहले, allotment होने से पहले पहले वो अपना prospectus पे consent withdraw कर सकता है, और ये उसे कैसे करना होगा, एक public notice देकर। ठीक है। तो अब आती है कुछ क्रिमिनल लायबिलिटी। इसमें जो लायबिलिटीज हैं, इसमें क्रिमिनल लायबिलिटीज में कुछ पनिशमेंट्स हैं, कुछ इम्प्रिजनमेंट हैं जो हमें पढ़नी है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले आता है अनट्रू स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अगर प्रोस्पेक्टस में आपने कोई गलत स्टेटमेंट या फिर कोई अनट्रू स्टेटमेंट को आपने वेरीफाई कर दिया, सर्टिफाई कर दिया, ठीक है, तो और उससे हर एक पर्सन को लॉस हुआ है, तो जो भी ये पर्सन इसने काम किया है प्रोस्पेक्टस में, अनट्रू स्टेटमेंट को सर्टिफाई किया है, उससे इम्प्रिजमेंट हो सकती है, यानी कि ऑडिटर को इम्प्रिजमेंट हो सकती है 6 मंथ से लेकर 10 ईयर्स की, और साथ ही साथ फाइन भी उसे भरना पड़ सकता है जो 3 टाइम्स होगा उस फ्रॉड वाली अमाउंट के, या फिर दोनों ही उसे पनिशमेंट हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज जो पेनल्टी है। ओके। फिर नॉन कंप्लाइंस बाय ऑडिटर। ऑडिटर अगर जो भी कंप्लाइंसेस हैं, यानी कि जो लीगल रूल्स हैं उनको फॉलो ना करते हुए और अपनी काम कर रहा है, जिसकी वजह से कंपनी को कुछ नुकसान हो रहा है, और ये पता चल गया कि वो अपनी ड्यूटीज़ के अगेंस्ट काम कर रहा है या फिर रूल्स के अगेंस्ट काम कर रहा है, लॉ को तोड़कर काम कर रहा है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी अप टू 1 ईयर, और फाइन मिलेगा। फाइन उसे पे करना पड़ेगा 25,000 से 5 लाख के बीच में। ओके। नेक्स्ट है फेलियर टू असिस्ट इन्वेस्टिगेशन। अगर कंपनी में कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसे असिस्ट करने में वो फेल हो जाता है, ऑडिटर जानबूझ के अपना असिस्ट नहीं कर रहा है,
और कंपनी को हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो इस केस में वो फेल हो जाता है अगर ऑल बुक्स डॉक्यूमेंट्स एंड टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू द इंस्पेक्टर, इस चीज़ में अगर वो फेल हो जाता है तो वो पनिशेबल होगा। इम्प्रिजमेंट उसे मिलेगी अप टू 1 ईयर, एज वेल एज उसे फाइन भरना पड़ सकता है अप टू 1 लाख। नेक्स्ट है फेलियर टू असिस्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ गिल्टी ऑफिसर्स। अगर an auditor is required to assist prosecution when central government takes any action against the report submitted by the inspector। अगर इंस्पेक्टर ने कोई रिपोर्ट सबमिट करी है और वहां पर पता चला है कि कोई प्रोसिक्यूशन था जिसको वो असिस्ट कर रहा था, मतलब कोई भी एक पर्सन था जिसके अंडर में कोई दिक्कत थी, मतलब कहने का मतलब क्या कि ऑडिटर है, ठीक है। अब वो ऑडिटर किसी इंस्पेक्टर को असिस्ट कर रहा था, लेकिन उसे असिस्ट करने पे वो गिल्टी फाउंड हुआ, ठीक है। मतलब वो इंस्पेक्टर को ठीक से असिस्ट नहीं कर रहा है और उसने कुछ गड़बड़ करी है जो इंस्पेक्टर की नज़र में आ गई और इंस्पेक्टर वो रिपोर्ट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इस केस में अगर ऑडिटर गिल्टी पाया जाता है तो उसे पनिशमेंट यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फेलियर टू रिटर्न प्रॉपर्टी, बुक्स और पेपर्स। जो बुक्स और पेपर्स ऑडिटर कलेक्ट करता है वाइल डूइंग ऑडिटिंग, और लास्ट में जब ऑडिटिंग कंप्लीट होने के बाद उसे वो सारे डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करने होते हैं, जिसमें अगर वो फेल हो जाता है तो यहाँ पर ऑडिटर को क्या हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है इस केस के लिए। ओके, फेलियर टू रिटर्न प्रॉपर्टी, बुक्स और पेपर्स। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स। अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिस्ट्रॉय करता है या उन्हें म्यूटिलेट करता है या उन्हें ऑल्टर करने की कोशिश करता है और किसी सीक्रेट को फॉल्सिफाई करता है कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो कि कंपनी से रिलेटेड थे, कंपनी से जुड़े हुए थे, तो उसे यहाँ पर पनिशमेंट भी मिल सकती है एज अ इम्प्रिजनमेंट, और साथ ही साथ वो फाइन भी भर सकता है जो भी कंपनी या जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। नेक्स्ट है प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑडिटर, कि अगर इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी बाय द ट्रिब्यूनल, अगर ट्रिब्यूनल कंपनी को वाइंड अप कर रही है एंड इट अपेयर्स टू द ट्रिब्यूनल दैट ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैज बीन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, किसी ऑफेंस के लिए अगर ऑडिटर यहाँ पर गिल्टी पाया जाता है, जैसे कि उसने अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं करी या फिर उसने असेसमेंट ठीक से नहीं करा, तो ये सारी चीज़ों के लिए अगर वो लाइबल पाया जाता है तो उसे फाइन भरना पड़ेगा 25,000 टू अप टू 1 लाख। ओके, नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर डिलिबरेट एक्ट ऑफ कमीशन एंड और ओमिशन। अब यहाँ पर ऑडिटर ने जानबूझकर गलती करी है, जानबूझकर उसने कमीशन करा है, जानबूझकर उसने ओमिशन वाली मिस्टेक्स करी है। यहाँ पर उसने स्टेटमेंट्स को गलत तरीके से दिखाया है, फॉल्सिफाई करके दिखाया है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मटेरियल चीज़ें थी उसने वो नहीं दिखाई, और ये सारी चीज़ें जब उसने करी हैं अपनी इच्छा से जानबूझकर, तो यहाँ पर उसे इम्प्रिजनमेंट है 6 months to 10 years, एंड यहाँ पर फाइन है विच इज़ नॉट लेस देन द अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड एक्सटेंडेबल टू 3 times ऑफ सच अमाउंट। जो भी अमाउंट फ्रॉड की थी उससे 3 times से वो कम नहीं होना चाहिए, उतना तो उसे फाइन देना ही होगा। अब नेक्स्ट आती है हमारी थर्ड, क्रिमिनल लायबिलिटी। क्रिमिनल लायबिलिटी मैंने बताया कि जब आप कोई लॉ तोड़ते हैं तो इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग, अगर सपोज आपने कुछ नकली सर्टिफिकेट बनाए हैं और उसको इशू कर दिया है और ऑडिटर ने ये करके उस पर साइन करके कोई नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर उन्हें क्या कर दिया है, इशू कर दिया है, जो कि एक फॉल्स एविडेंस को शो करते हैं, तो यहाँ पर ऑडिटर लाइबल होगा फॉल्सिफिकेशन ऑफ एनी बुक्स मटेरियल पेपर दैट बिलोंग्स टू द कंपनी, और उसे सजा मिलेगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 197 ऑफ इंडियन पीनल कोड। धारा 197 के अकॉर्डिंग उसे पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट है लाइबिलिटी फॉर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर उसकी क्या लाइबिलिटी है कि अगर ऑडिटर किसी को टैक्स इवेजन करने में हेल्प कर रहा है जिसकी अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट है यहाँ पर 6 months से 7 years तक की, ठीक है। A person who induces another person to make and deliver to the income tax authorities a false account, statement or declaration relating to any income chargeable to tax which he knows to be false, he shall be liable to fine and imprisonment of 3 months to 3 years. An auditor may also charge in case of wrong certification of account. यहाँ पे उसको पनिशमेंट मिलेगी 3 months की, ठीक है, या और वो एक्सटेंड हो सकती है 3 years तक। A chartered accountant can represent his clients before the income tax authorities. However, if he is guilty of misconduct, he can be disqualified from practicing. Income tax authorities में यहाँ पर क्या होता है कि जो भी क्लाइंट होता है किसी भी ऑडिटर का, तो उसको एक सीए रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
और यहाँ पर अगर वो गिल्टी पाया जाएगा किसी भी मिसकंडक्ट के लिए तो उसे डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा फ्रॉम हिज प्रैक्टिसिंग, ठीक है। और ऑडिटर को यहाँ पर 2 ईयर्स की पनिशमेंट भी हो सकती है किसी भी फॉल्स इंफॉर्मेशन को फर्निश करने पर। अब बात आती है लाइबिलिटी फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो अगर प्रोफेशनली अकॉर्डिंग टू चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 मेंशन number of acts and omission that comprise professional misconduct in relation to audit practice। audit practice के दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में कुछ फैक्ट्स एंड ओमिशन बताए गए हैं जिनको हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर लेकर आते हैं। तो अगर ऐसा कुछ दिखता है कि उसने अपने प्रोफेशनल में कुछ मिसकंडक्ट किया है, कुछ गलत काम किया है, तो यहाँ पर ICAI उसे रिमूव कर सकता है ऑडिटर नेम की लिस्ट से फॉर 5 ईयर्स और मोर। अगर वो गिल्टी पाया जाता है किसी भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए तो जो ICAI है उसे ऑडिटर की लिस्ट में से रिमूव कर सकती है फॉर 5 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा टाइम के लिए। अब लास्ट लाइबिलिटी आती है हमारी लाइबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है क्रेडिटर्स हो गए, आपके बैंकर्स हो गए, टैक्स अथॉरिटीज, प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर ऑडिटर की एक थर्ड पार्टीज के लिए क्या लाइबिलिटी रहेगी, 2 तरीके की लाइबिलिटी बताई गई है। लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस जो हमने पढ़ा था, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, एंड लाइबिलिटी फॉर फ्रॉड्स। तो यहाँ पर ऑडिटर तभी लाइबल होता है जब एक कॉन्ट्रैक्ट बना हो। अगर if it has been held in the court that auditor is not liable to third parties as there is no court no contract between auditor and the third parties। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है तो वो थर्ड पार्टीज के लिए लाइबल होगा फॉर हिज नेग्लिजेंस। और अगर किसी फ्रॉड में हम ऑडिटर को लाइबल देखते हैं तब भी वो थर्ड पार्टी के लिए क्या होगा, लाइबल होगा। If there is fraud on the part of auditor, even if there is no contractual relationship between auditor and third parties, यहाँ पर contractual relationship हो या ना हो थर्ड पार्टी के साथ, ऑडिटर फिर भी लाइबल होगा जो भी उसने फ्रॉड कंडक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑडिटिंग का लास्ट टॉपिक भी फिनिश होता है। हमने आज राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज इन तीनों टॉपिक को कवर कर लिया है और ऑडिटिंग का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQs और थोड़े PYQs की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे ऑडिटिंग फिनिश हो चुका है। मेक श्योर आप सारी वीडियोस को देखें, अच्छे से रिवाइज करें। कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। सो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।